नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जीआर स्टडी हब के अंदर। और हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी क्लासेज जो है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट लेके आए। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट के अंदर अपन लोग क्या करेंगे कि जो भी अपन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जितनी भी सब्जेक्ट क्लास ली है, उन सब्जेक्ट के वाइज अपन लोग क्या करेंगे, उनके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उन क्वेश्चन आंसर के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसी की पहल के अंदर हम जीआर स्टडी हब के अंदर पूरी टीम ने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत की है। टेक्निकल टीम ने भी, जो आप सेटअप देख रहे हो मेरा, उस पूरे सेटअप को तैयार करने में कम से कम 10 से 15 दिन लगे। पीडीएफ तैयार करना, आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन आंसर बनाना। इन क्वेश्चन आंसर तो मैं देता था उनको, लेकिन फिर भी टाइपिंग वगैरह करने में पूरी टीम ने जी जान से मेहनत की। लगातार 10 दिन हो गए इसी बीच के अंदर। और आप लोगों के लिए आज जो सेटअप है, फर्स्ट क्लास है मेरी, फर्स्ट क्लास है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट की। तो ध्यान से समझना इन क्वेश्चन आंसर को, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। आप लोग ये मत समझना है कि इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी के अंदर नोट भी करना और इनके आंसर भी लिखना, ठीक है। और जिस प्रकार से ऑप्शन बेस में आप लोगों को जिससे समझाता चलता हूँ, उसी प्रकार से आपको समझते हुए चलना, ठीक है। तो उसी की देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है आप लोगों के, मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार दांत पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। मनुष्य के मुंह में, वयस्क मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हो गए तो होता है कृंतक, उसके बाद होता है आप लोगों के रदनक। क्या होता है? कृंतक, रदनक। और आप लोगों की होता है अग्र चवर्णक। क्या होता है? अग्र चवर्णक। और आप लोगों की होता है एक चवर्णक, ठीक है। तो कितने प्रकार दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं वयस्क मनुष्य के अंदर। कौन से वयस्क में? वयस्क मनुष्य के अंदर। बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर 4 प्रकार दांत पाए जाते हैं। इनको इंग्लिश में अपन लोग क्या कहते हैं? आईसीपीएम। आई मतलब इंसाइजर, सी मतलब केनाइन, पी मतलब प्री मोलर और एम मतलब मोलर, ठीक है। तो उसी की बेस के ऊपर अपन जो है, आप जो आंसर है उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के है, मनुष्य के मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन नली की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के जो डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा था उसके अंदर अपना जो भोजन जो है, आप लोगों को पता है फ्रिंक्स यानी ग्रसनी के बाद से, ग्रसनी से होता हुआ जब अमाशय तक पहुंचता है, जब ग्रसनी से होता हुआ अमाशय तक जो भोजन पहुंचता है, इस नली की जो लंबाई होती है, इस लंबाई के बारे में अपन से इसने चर्चा की है। तो याद रखना, इस लंबी की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर नहीं होती है, 18 सेंटीमीटर भी नहीं होती है, और 40 सेंटीमीटर भी नहीं होती है। तो जो ग्रसनी होती है, जो भोजन नली होती है, जो भोजन नली होती है, इस भोजन नली की जो लंबाई है, वो लंबाई आप लोगों की कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसको ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। तो भोजन नली की जो लंबाई है आप लोगों की कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो आप लोगों के अमाशय के अंदर, आप लोगों के अमाशय के अंदर जो है जठर रस का निर्माण होता है। आप लोगों के अमाशय के अंदर क्या होता है? जठर रस का जो निर्माण होता है, उस जठर रस का पूरा नाम बताना। वो जठर रस का जो नाम है, वो नाम क्या होता है, इसके बारे में बताना, ठीक है। तो जठर रस का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, जठर रस का जो नाम है, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो फुल फॉर्म होगी आप लोगों की, होगी HCl। क्या होगी? HCl। तो इसी के ऊपर जो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो राइट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड होता है, वो नहीं होता है। लैक्टिक एसिड जो है आप लोगों को पता है कि किसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड इसमें नहीं होगा। और एमाइलेज जो है आप लोगों को पता है क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे मुंह के लार ग्रंथि के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है एमाइलेज जो है वो लार ग्रंथि के अंदर पाया जाता है, मुंह के अंदर, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? मानव दंत सूत्र। क्या है? मानव दंत सूत्र।
ये मानव दंत सूत्र जो है वयस्क मानव की बात कर रहा है। किसकी मानव की बात कर रहा है? वयस्क यानी एडल्ट, एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहा है। ठीक है, एडल्ट ह्यूमन की जब बात करते हैं अपन दोस्तों, ध्यान रखना एडल्ट ह्यूमन के जो दंत सूत्र होते हैं वो दंत सूत्र विशेष प्रकार के होते हैं। इसको उसकी जो दंत सूत्र होता है 2 1 2 3 बोलते हैं इसको, 2 1 2 3। 2 1 2 3 का मतलब जो है आप लोगों के दो दो प्रकार के जो दांत होंगे, ICPM, इंसाइजर कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। इसी प्रकार से जो इसका आंसर ऑप्शन होगा वो 2 1 2 3 होगा। और बच्चों के अंदर जो दांत पाए जाते हैं चाइल्ड के अंदर, वो चाइल्ड के अंदर कौन सा होता है आप लोगों को पता है? 2 1 0 2 जो है चाइल्ड के अंदर पाया जाता है। तो मानव दंत सूत्र जब एग्जाम के अंदर बात करेंगे तो अपनी कर देंगे 21 23 यानी 21 23 जो होता है वो मानव दंत सूत्र कहलाता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मानव दंत सूत्र जो है आप लोगों को कौन सा होगा? 2 1 2 3। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एनटीपीसी और जितने भी रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, वन डे कॉम्पिटिशन के लिए जो एग्जाम होते हैं, वो इन सब के लिए जो क्वेश्चंस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो देखो मुंह में सेकंड क्वेश्चन ले, इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की कौन सा है कि जो मुंह के अंदर, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहां पर होता है? मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहां पर होता है? तो ध्यान से देखना, मुंह में हमारे माउथ केविटी के अंदर सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, या ऐसे बोल सकते हैं कि अपन हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? इस क्वेश्चन को ऐसे बना दीजिए, हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट उसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है? कौन सा एंजाइम करता है? ध्यान से देखना कि इसके अंदर जो होगा आप लोगों के एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज जो है आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ये स्टार्च में बदलने का काम करता है। स्टार्च में बदलने का काम कौन करता है? आपके मुंह के अंदर, माउथ के अंदर सबसे पहले एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है? एमाइलेज जो है वो हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसी की बिहेवियर अपन इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अब देखना है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, एपिग्लोटिस का कार्य बताइए। ठीक है, एपिग्लोटिस का कार्य आपको पता है। एपिग्लोटिस मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ाया था कि एपिग्लोटिस क्या होती है। आप लोगों को पता है कि फूड पाइप और विंड पाइप, फूड पाइप और विंड पाइप, फूड पाइप और विंड पाइप के ऊपर ही आप लोगों को पता है पत्तीनुमा संरचना होती है, छोटी सी पतली सी होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। जिसे अपन क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। इसे अपन क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। तो इस एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है? आपको पता है कि भोजन करते समय ये फूड पाइप को ये क्या करेगा? भोजन करते समय ये जो विंड पाइप को बंद कर देगा, और आप लोग जब ऑक्सीजन ग्रहण करोगे, जब श्वास लोगे, उसमें ये क्या करेगा? फूड पाइप को बंद कर देगा। तो इसका जो ऑप्शन ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन, भोजन नली व श्वास नली को अलग करना होगा। ग्रसनी को सुरक्षा प्रदान करना इसका ऑप्शन नहीं है। अम्मासी मैसिल का निर्माण आपको पता है कौन सी करती है? डटरस करता है, और नैनोबीज होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन है। तो एपिग्लोटिस का जो कार्य है दोस्तों वो क्या होगा? आप लोगों के भोजन नली, फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों को अलग अलग डिवाइडेशन करना, या फिर आप लोगों को पता है श्वास लेते समय भोजन नली को बंद करना और भोजन करते समय श्वास नलिका को बंद करने का काम जो है अपने गर्दन के अंदर ग्रसनी के ऊपर जो कौन करता है? आप लोगों को पता है एपिग्लोटिस करता है। कौन करता है? एपिग्लोटिस। कौन करता है? एपिग्लोटिस। तो इसके बारे में
एक सेकेंड हो। हाँ, एक सेकेंड दोस्तों, क्या है कि फर्स्ट क्लास है ना, इस वजह से थोड़ा सा क्या है कि को चलाने के अंदर थोड़ा क्या है कि बहुत ही कंफ्यूजन रहता है फर्स्ट क्लास के अंदर। तो देखिए नेप्लिकोलस हो गया अपना। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन, अमाशय में प्रोटीन का पाचन जो है कौन सा एंजाइम करता है, ठीक है। तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कौन सा एंजाइम करेगा, ध्यान से समझना। देखो इरिप्सिन जो होता है आप लोगों के, इरिप्सिन किसमें पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इरिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है वो ट्रिप्सिन अग्नाशय ग्रंथि के अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड के अंदर या प्रोटीन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके अंदर बांटता है। तो अमाशय के अंदर कौन सा पाचन, जो प्रोटीन का पाचन करता है उसका एंजाइम का नाम क्या होता है, पेप्सिन होता है। अमाशय के अंदर जो प्रोटीन का पाचन करता है उस एंजाइम का नाम कौन सा होगा आप लोगों के, पेप्सिन होगा। कौन सा होगा, पेप्सिन। तो इस पेप्सिन को याद रखना है। और मैंने जब एग्जाम में, जब मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया था उसमें मैं बताया था कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, PLR। पी मतलब होता है आप लोगों के पेप्सिन, जो पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन करता है। एल मतलब होता है आप लोगों की लाइपेज, एल मतलब क्या होता है, लाइपेज। आर मतलब होता है रेनिन, आर मतलब क्या होता है, रेनिन। रेनिन क्या करता है, 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, 14 वर्ष के बच्चों के अंदर दूध का पाचन जो है वो कौन सा एंजाइम करता है, तो 14 वर्ष के बच्चों के अंदर दूध का पाचन आप लोगों को पता है कि रेनिन एंजाइम करता है। और रेनिन एंजाइम भी जो है हमारे कहाँ पर पाया जाता है, तो वो रेनिन एंजाइम जो है वो भी कहाँ पाया जाता है, इसके अंदर, इसमें पाया जाता है अमाशय के अंदर, ठीक है। अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में, मानव शरीर में ये जो लिखा हुआ है दूध है, क्या है ये, मिल्क है। मानव शरीर में मिल्क का, मानव शरीर में मिल्क का या दूध का पाचन जो है, मानव शरीर में मिल्क का या फिर दूध का पाचन जो है कौन सा एंजाइम करता है आप लोगों के। तो याद रखना मानव शरीर में जो मिल्क है, उस मिल्क का पाचन, दूध का पाचन हमारे शरीर के अंदर पेप्सिन नहीं करता। आप लोगों को पता है पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। और टाइलिन जो होता है एक कार्बोहाइड्रेट, टाइलिन और एमाइलेज दोनों एक ही एंजाइम होते हैं जो लाल ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं। तो याद रखना टाइलिन जो है, नाम देखे चमकना मत, टाइलिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट नाम। कहाँ पर काम आएगा, माउथ कैविटी के अंदर, लाल ग्रंथि के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर काम आएगा, ठीक है। तो मानव शरीर में जो दूध का पाचन होता है, जो मिल्क का पाचन होता है, वो कौन करता है, रेनिन करता है। ये रेनिन जो है आप लोगों को पता है, जो बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, चाइल्ड के अंदर से ही ये रेनिन एंजाइम जो है विकसित होना स्टार्ट कर लेता है। क्योंकि पता है आप लोगों को जन्मते ही बच्चा जो है कभी फूड नहीं खाता, आप लोगों को पता है। बच्चा क्या करता है, सबसे पहले दूध के ऊपर पूरा का पूरा आश्रित रहता है। तो दूध पीने के लिए भगवान ने क्या किया, सबसे पहले बॉडी के अंदर किसका पाचन करने वाला एंजाइम को डाला है। तो याद रखना बॉडी के अंदर सबसे पहले जो एंजाइम है वो कौन सा है, आप लोगों के रेनिन होता है, जो दूध का पाचन अच्छी प्रकार से और छोटे छोटे बच्चों से स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चर्चा करते हैं। ये जो लिखा हुआ है अग्नाशय का वजन, ये क्या लिखा हुआ है, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज का जो वजन होता है, पेनक्रियाज का जो वजन होता है वो कितना होता है। तो पेनक्रियाज का वजन जो होता है आप लोगों को देखना कि 60 ग्राम नहीं होता है, 50 ग्राम नहीं होता है। इसका वजन जो है 90 से 80 ग्राम होता है। तो याद रखना आप 90 ग्राम को जो पता है ना, नंबर देना, फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, 90 ग्राम को दोगे। किसको दोगे, 90 ग्राम जो होता है इसका वजन होता है। अगर एग्जाम के अंदर ऑप्शन आ गया कि 85 टू 90, तो आप लोगों को 85 टू 90 वाला जो ऑप्शन है उसको राइट करके वहां पर आना है। क्योंकि अग्नाशय जो होता है आप लोगों को पता है, अमाशय के जस्ट नीचे हमारे बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन पाया जाता है, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज पाया जाता है। उस पेनक्रियाज की वेट के बारे में इसने बताया कि इसका वेट कितना होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन मानव शरीर में, प्रतिदिन मानव शरीर में, प्रतिदिन मानव शरीर में कितना अग्नाशय रस, कितना पेनक्रियाटिक रस, कितना पेनक्रियाटिक रस, इसको कहते हैं पेन, इसको क्या कहेंगे अपन, पेनक्रियाटिक
पेनक्रियाटिक जूस या पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। देखना 300 से 500 ml नहीं होता, 300 से 500 ml क्या होता है, प्रतिदिन हमारे मुंह के अंदर जो लार है उस लार का निर्माण होता है, ठीक है। 200 से 300 ml जो है एसिल वगैरह का निर्माण होता है, पित्त रस का। और प्रतिदिन मानव शरीर में जो अग्नाशय रस होता है, जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, उसका जो क्वांटिटी होती है दोस्तों, कितनी होती है, 500 से 800 ml। कितनी होगी, 500 से 800 ml जो है वो प्रतिदिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भोजन को पचाने के लिए, आप लोगों को पता है भोजन को पचाने के लिए हमको जो सॉलिड बेस के अंदर जो सारी अवस्था के अंदर जो भोजन को बनाना है, उसके लिए आपको पता है अग्नाशय रस की या पेनक्रियाटिक जूस की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है कि अग्नाशय के जस्ट ऊपर जो है आप लोगों ने स्टमक पढ़ा था, यानी अमाशय पढ़ा था। अमाशय के अंदर कौन सा एसिड होता है, आप लोगों को पता है एसिड होता है। कौन सा होता है, एसिड। तो जब एसिल के द्वारा जब भोजन निकलेगा, तो आपको पता है कि जब भोजन एसिल के बाद निकलेगा तो वो पूरा एसिडिक होगा। क्या होगा, पूरा एसिडिक। तो उस पूरे एसिडिक भोजन को जो है वापस सारे बेस के अंदर या फिर क्या कहेंगे वेसिकल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसको अग्नाशय रस के द्वारा या पेनक्रियाटिक जूस के माध्यम से उसको क्या करते हैं, सारे बेस में बना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लीवर का वजन कितना होता है। ध्यान से देखना, मानव शरीर के अंदर लीवर यानी या फिर ये इसको बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं, यकृत या लीवर का वजन कितना होता है। तो 1.2 से 1.5 केजी इसका वजन नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। 1.1 से 1.8 केजी इसका वजन नहीं होता है। 1.1 से 1.8 केजी भी नहीं होता है। और 1.4 से 1.8 केजी भी नहीं होता है। मतलब इसका वजन जो है आप लोगों को कौन सा होगा, 1.2 से 1.5, यानी जो आपका जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, उसका वजन आप लोग मैक्सिमम बता सकते हो कि 1.25 से 1.5 किलो के बीच में होता है। कितना होता है, 1.25 से 1.5 किलो के बीच में हमारे जो लीवर है बॉडी के अंदर, उस लीवर का वजन होता है। कितना होता है, 1.25 से 1.5 किलो, यानी 1.2 से 1 देखो ये ऑप्शन इस प्रकार से देगा एग्जाम के अंदर ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा होगा। अगर कंफ्यूजन कैसे होगा कि पॉइंटों का कुछ ही पॉइंटों का गैप रहेगा बीच में। जैसे इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन मैंने बनाए हैं इस प्रकार से बनाए कि पॉइंट पॉइंट का गैप है। अब आप लोग क्या करोगे एग्जाम के अंदर, आपको पूरा आइडिया नहीं, लेकिन क्या करोगे, ये 1.1 भी कर सकते हो, 1 पॉइंट क्या कर सकते हो आप, 1.8 भी कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट पॉइंट का गैप दे रखा बीच के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत या स्मॉल इंस्टेटाइन की जो लंबाई होती है कितनी होती है। देखना मनुष्य के शरीर के अंदर स्मॉल इंस्टेटाइन या छोटी आंत की जो लंबाई होगी दोस्तों कितनी होगी, आप लोगों के 8 मीटर की नहीं होती है, 6 मीटर की नहीं होती है। 6 मीटर की होती कि नहीं होती है, 6 मीटर की होती है। ध्यान देखना 6 मीटर की लंबाई छोटी आंत की होती है। कितनी होती है, 6 मीटर की। और बड़ी आंत की कितनी होती है आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। 8 मीटर नहीं होता है, 1.5 मीटर नहीं, 3 मीटर नहीं। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर जो है स्मॉल इंस्टेटाइन की लंबाई या छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर की होती है। आप लोगों को पता है कि अग्नाशय के बाद इस प्रकार से जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई जो है आप लोगों की कितनी होगी, 6 मीटर। 6 मीटर की होती है। देखो छोटी आंत लंबाई में है, लंबाई में क्या है, बड़ी है, लेकिन फिर इसका नाम छोटी आंत रखा गया। क्यों रखा गया है, तो इसका जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, ये व्यास क्या होता है, कम होता है। एक कम किसकी तुलना में होता है, ये तो कम जो है बड़ी आंत की तुलना में क्या होता है, कम होता है। बड़ी आंत की तुलना में इसका डायमीटर जो है क्या होता है, डायमीटर कम होता है। तो इसीलिए लंबाई में तो है लंबी, लेकिन डायमीटर में क्या है, छोटी, इसलिए इसका नाम रखा गया है छोटी आंत या स्मॉल इंस्टेटाइन। तो उसी बेस के ऊपर जब आप लोगों को अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले कि जो लार्ज इंस्टेटाइन है, जो लार्ज इंस्टेटाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत जो होती है, उस बड़ी आंत की जो लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत की लंबाई याद रखना कि बड़ी आंत की जो लंबाई है आप लोगों के 1.5 मीटर होती है। 1.5 मीटर की जो है बड़ी आंत की लंबाई होती है। और बड़ी आंत का जो व्यास होता है, बड़ी आंत का जो व्यास होता है, जो रेडियस या डायमीटर जो होती है, वो छोटी आंत से बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए लंबाई में बड़ी होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, छोटी आंत को छोटी कहा जाता है, क्योंकि लंबाई में क्या है, बड़ी, लेकिन व्यास में क्या है, ये कम। व्यास में क्या है, ये कम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि भोजन का, हमारे जो फूड का, उस फूड का संपूर्ण पाचन, पूर्णतः पाचन, फाइनल जो है डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन जो है, फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होगा, तो याद रखना अमाशय के अंदर डाइजेशन नहीं होता। अमाशय के अंदर तो भोजन को जितने बैक्टीरिया वगैरह आए हैं और उनको मारने का काम होता है, एसिड करता है, आपको पता है। और भोजन 3 से 4 घंटे तक अमाशय में रुकता है। उसके बाद आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत में भी इसका पाचन नहीं होता है पूर्णतः, ठीक है। अग्न्याशय के अंदर पाचन नहीं होता। अग्न्याशय के अंदर क्या होता है कि जो वसा, कार्बोहाइड्रेट, जो फैट आता है, उस फैट को पाचन किया जाता है। तो याद रखना छोटी आंत के अंदर अमाशय का पूर्णतः पाचन नहीं, मतलब भोजन का पूर्णतः पाचन का आपको होगा छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत के अंदर क्यों होता है, आपको पता है कि छोटी आंत के अंदर 6 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमएलएस और ईएल। एमएलएस और ईएल, ये 5 प्रकार के। एम मतलब माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। और ई का मतलब होता है इरिप्सिन और लाइपेज। इरिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और ये माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, इनको स्टार्च में बदलने का काम हो गया। ग्लूकोज का जो पाचन होता है वो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज जो है हमारे इसमें करता है छोटी आंत के अंदर। इसीलिए तो आपको पता है कि छोटी आंत के अंदर ही भोजन का पूर्णतः पाचन कहा जाता है। भोजन का पूर्णतः जो पाचन होता है वो कहाँ पर होगा, आप लोगों के छोटी आंत के अंदर बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर भाग, सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा होता है कि हड्डियां जो है, मतलब हड्डियां जो है हार्डेस्ट तो होती है, लेकिन इतनी भी हार्डेस्ट नहीं होती कि इसको अपन सबसे कठोर भाग बोले, ठीक है। हड्डियां तो होती है, डेंटिन भी मतलब होता नहीं, दांत होते थे। नेल भी जो है, नेल भी नहीं होते। तो कौन सा बताओ, इनेमल। इनेमल क्या होता है, इनेमल हमारे बॉडी का सबसे क्या होता है, कठोर भाग, सबसे हार्डेस्ट पार्ट बोला जाता है इनेमल को। इनेमल क्या होता है कि जो हमारे टीथ होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं, इन टीथ के ऊपर एक परत चढ़ी जाती है। क्या चढ़ी जाती है, परत। इस परत को ही इनेमल कहते हैं। अपन क्या कहते हैं, इनेमल किसको कहेंगे अपन, जो हमारे दांतों के ऊपर जो परत चढ़ी जाती है, इस परत को ही अपने क्या कहेंगे, इनेमल कहेंगे। तो बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इनको आप लोग क्या है, आराम से कॉपी के अंदर नोट भी करते हुए चलना, ताकि आप लोगों का जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि शरीर में किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है, तो याद रखना किस हिस्से में होता है भोजन, लीवर के अंदर। लेना देना नहीं लीवर का कोई भोजन से। बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, नहीं होता है। अमाशय के अंदर भी नहीं होता। तो भोजन अवशोषित किसमें होता है, छोटी आंत के अंदर। इस छोटी आंत नाम में छोटी है दोस्तों, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है हमारे भोजन को पाचन करने के लिए। छोटी आंत नाम में छोटी है, लेकिन काम बहुत बड़े का करती है। इसलिए सब छोटी आंत को वेरी इंपॉर्टेंट मानना है, क्योंकि 5 प्रकार के तो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। इसकी लंबाई भी 6 मीटर होती है। और इसमें भोजन को पूर्णतः पाचन भी छोटी आंत में होता है। और भोजन को अवशोषित करने का काम भी कौन करती है, छोटी आंत करती है। कौन करती है, छोटी आंत। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन को आप लोग आराम से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना और इनको नोट भी करते हुए रखना, ताकि क्या है कि आप लोगों को जो तैयारी है बहुत ही शानदार हो जाए। ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, ये आप लोगों के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन में लेके आई हूँ, जो एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। इसके बाद आप लोगों की जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो क्वेश्चन बचते हैं, कुछ ओरली समझा देता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो क्वेश्चन बचते हैं आप लोगों के, थोड़ा सा ओरली भी बता सकता हूँ मैं। कि देखना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले आप लोगों को पता है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहले ग्रसनी होगी, ग्रसनी के बाद आप लोगों के एपिग्लोटिस आएगा, एपिग्लोटिस के बाद आप लोगों के अमाशय आएगा, अमाशय के बाद पत्तीनुमा संरचना के अंदर कौन आएगा, अग्नाशय। कौन आएगा, अग्नाशय। अब अग्नाशय के बाद जो है आप लोगों की कौन आएगा, छोटी आंत आती है। अग्नाशय के बाद कौन आती है, छोटी आंत। छोटी आंत से रिलेटेड कौन आएगा, आप लोगों के बड़ी आंत। इसके अंदर एक क्वेश्चन इस बड़ी आंत से बन सकता है, क्या बनेगा कि अपेंडिक्स जो रोग है, अपेंडिक्स जो डिजीज है, वो हमारे शरीर की किस भाग से निकलती है। तो अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत से, इस वाले भाग से निकलती है। इसे अवशेषी अंग भी कहते हैं। जो अपेंडिक्स होता है इसे क्या कहते हैं, शरीर का अवशेषी अंग कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। हमारे शरीर में 2-3 प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना। एक तो हो गया आप लोगों के अपेंडिक्स। क्या हो गया, अपेंडिक्स।
एक होती है आप लोगों की अक्कल डांट। क्या होती है? अक्कल दाढ़ जो होती है इसे भी आपका क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है। अवशेषी अंग या पार्ट कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बढ़िया से आप लोगों को पूछ सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनता है, एक क्वेश्चन और है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन का नाम क्या है? आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा कि भोजन जो है अमाशय के अंदर, अमाशय के अमाशय के अंदर कितने घंटे तक रुकता है? तो याद रखना अमाशय के अंदर ये जो है 4 घंटे तक रुकता है। कितने घंटे तक रुकता है? 4 घंटे तक रुकता है अमाशय के अंदर। और इसके अंदर अमाशय के अंदर कौन सा हाइड्रोक्लोरिक मतलब कौन सा एसिड है जो निर्माण होता है? याद रखना अमाशय के अंदर एचसीएल का निर्माण होता है। अब एसिड की पीएच वैल्यू पूछ सकता है आपको कि एचसीएल की जो पीएच वैल्यू है वो 1.2 से 2.5 होती है। 1.2 से 2.5 पीएच इसकी वैल्यू होती है। देखो 1.2 आप लोगों को पता है कि पीएच जो स्केल होती है, पीएच स्केल के अंदर 0 से 7 तक यहाँ पर वैल्यू होती है और 14 की वैल्यू यहाँ पर होती है। ठीक है, 14 की वैल्यू कहाँ पर होती है? यहाँ पर। तो इसके अंदर 1 नंबर 2 से लगाकर 7 तक यहाँ पर होती है और 7 से 14 तक यहाँ पर होती है। तो ए फॉर एप्पल से याद रखना इसको और बी फॉर बॉय से इसको याद रखना। ए फॉर एप्पल से मतलब होता है कि 0 से जो 7 तक वैल्यू होगी वो सभी एसिड फॉर्म में होगी। कौन सी फॉर्म में होगी? ए फॉर एप्पल मतलब एसिड यानी अम्लीय प्रकृति की जो वैल्यू होती है। बी फॉर बॉय मतलब याद रखना आप लोग जो 0 7 से 14 तक होती है वो बेसिड बेस फॉर्म में होती है। किसके अंदर होती है? बेस फॉर्म के अंदर होती है, यानी क्या होती है? सारे माध्यम होता है। क्या होता है? सारे माध्यम। अब जब HCl की वैल्यू जो है 1.2 से 2.5 है, आप लोगों को पता है 1.2 से 2.5 जो है वो सबसे आगे आएगी, यानी वेरी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है क्या होगा? एसिड बेस होगा। सबसे ज्यादा एसिड बेस होगा जो क्या करेगा? भोजन के अंदर जितने भी सूक्ष्मतम जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया जितने भी आए उन सबका पाचन, कंकड़ आया मुंह के अंदर, आप लोगों ने खाना खाया लेकिन वो चावल जो है मम्मा ने अच्छी प्रकार से उसको साफ नहीं किया, उसके अंदर छोटा सा कंकड़ आ गया, उस कंकड़ का भी टेंशन नहीं करना आप लोगों को। उस कंकड़ का भी जो डाइजेशन जो है उस कंकड़ को भी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में बांटने का काम कौन करेगी? आप लोगों के HCl कर देता है। कौन कर देता है? HCl। आज क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए। एक क्वेश्चन और है, जैसे देखना लार की पीएच मान होता है, तो लार की पीएच मान होता है जो 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4 लार का पीएच मान वैल्यू होती है। लार का पीएच मान 6.4, ये अम्लीय तो होता है। क्या होता है? अम्लीय तो होता है लेकिन थोड़ा सा कम अम्लीय होता है, मतलब सार की फॉर्म में बटा रहता है। और एक बात और सवाल एकदम पूछ देता है, इस सवाल थोड़ा बाहर का लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ध्यान रखना कि भारत के अंदर या फिर कई भी देश के अंदर जो वो चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां होती है, क्या करती है? चॉकलेट जो बनाने वाली कंपनियां होती है वो चॉकलेट के अंदर, जैसे डेयरी मिल्क है, इस डेयरी मिल्क के अंदर आप लोगों ने देखा होगा इतनी मिठास इसके अंदर नहीं डाली जाती है। इतनी मिठास नहीं होती है, यानी चॉकलेट बनाने वाली जो कंपनियां होती है वो चॉकलेट को कम मीठा क्यों रखती है? चॉकलेट को कम स्वीट क्यों रखती है? तो याद रखना चॉकलेट को कम स्वीट इसलिए रखती है क्योंकि कुदरत के द्वारा, यानी गॉड के द्वारा हमारे मुंह के अंदर एक इस प्रकार का एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? लाल ग्रंथि के अंदर जो एमाइलेज और टाइलिन जो है, एमाइलेज और टाइलिन जो है वो क्या करते हैं कि जब भोजन को ज्यादा देर तक अपन चबाते हैं तो उसके अंदर स्वीटपन यानी मिठास प्रोवाइड कराता है, यानी मिठास जो है प्रोवाइड कराता है। तो जो चॉकलेट बनाने की कंपनियां होती है वो चॉकलेट को कम मीठा रखती है क्योंकि उनको पता है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर पहले से ही लाल ग्रंथि के अंदर एमाइलेज और टाइलिन पाया जाता है। वो क्या करेगा? उसको स्वीट बनाने का काम कर देगा। तो वो कम मीठा इसलिए रखती है क्योंकि आप लोग जब चॉकलेट खाओगे उस समय आपको ज्यादा मीठापन जो है वो कहाँ से मिल जाएगा? एमाइलेज या फिर टाइलिन से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो है इसके बाद वाली जो ऑप्शन क्लास हुई थी तो वो सीक्वेंस वाइज चलेंगे अपन, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। जैसे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास लगाई। अब अपन जब है कौन सी क्लास लगाएंगे? अब अपन जो है इसके बाद क्लास लगाएंगे जैसे पाचन ग्रंथि है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उसकी उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़े ताकि उनको भी अपनी ये जीआर स्टडी टीवी की जो नई दास्तान है, ये नई पहल है, नई पहल उन सब तक पहुंचाए और सभी बच्चे जो मेरे भाई बहन है जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, जो इनका मेरा मेरा कंसेप्ट जो जिनको अच्छा लगता है उनके पास हमारे ये क्वेश्चन भी जाए। वो ऑनलाइन क्लासेस तो देखते ही उनके साथ साथ
क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट को भी करेंगे। तो मैं वादा करता हूं कि आप लोगों की जो क्वेश्चन आंसर है एनटीपीसी वगैरह के, वो सारे क्वेश्चन आंसर आराम से आप लोगों के अटेम्प्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।